नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने देश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से संवाद किया। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से जुड़े। इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री और सचिव भी वर्चुअल संवाद में उनके साथ जुड़े रहे। पीएम ने जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली है। पीएम ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारियों से संवाद किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी आकांक्षाओं के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और कुछ मात्रा में उन्हें पूरा भी करते हैं। लेकिन जब दूसरों की आकांक्षाएं अपनी आकांक्षाएं बन जाए, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। आज हम देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। मुझे याद है 2018 में ये अभियान शुरू हुआ था, तो मैंने कहा था कि जो इलाके दशकों से विकास से वंचित हैं, उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे खुशी है कि आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आप इस अभियान की अनेकों उपलब्धियों के साथ आज यहां उपस्थित हैं। आज यहां इतने माननीय मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं, वो भी मानेंगे कि उनके यहां आकांक्षी जिलों ने कमाल का काम किया है। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें विकास के इस अभियान ने हमारी जिम्मेदारियों को कई तरह से एक्सपांड और रीडिजाइन किया है। हमारे संविधान का जो आइडिया और संविधान का जो स्पिरिट है, उसे मूर्त स्वरूप देता है। इसका आधार है केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन का टीम वर्क। इसकी पहचान है फेडरल स्ट्रक्चर में सहयोग का बढ़ता कल्चर। और सबसे अहम बात, जितनी ज्यादा जन भागीदारी, जितनी एफिशिएंट मॉनिटरिंग, उतने ही बेहतर परिणाम। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में कई आईटी हब बनाए जा सकते हैं और 2022 में सरकार बनी तो हम इस सेक्टर में 22 लाख नौकरियां देने के साथ साथ 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। पहली बार अखिलेश यादव अपने करियर में विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। वो मैनपुरी के करहल सीट से यूपी के रण में उतरेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने दावा किया है कि समाजवादी सरकार में विकसित HCL कैंपस में 5000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं। बड़े पैमाने पर छात्रों को जो आगे की पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें लैपटॉप दिया गया था। आप जब गांव में जाएंगे तो आपको लैपटॉप देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि लैपटॉप से क्या क्या रोजगार और नौकरी मिली है, एक एक लैपटॉप की अपनी कहानी है। लखनऊ स्थित चक गंजारिया फॉर्म में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था। समाजवादी सरकार में IT सेक्टर में हुए काम को अगर आगे बढ़ाया गया होता तो लखनऊ IT हब के रूप में जाना जाता। वन विभाग में कितनी हो सकती है, या और जगह सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी गैर सरकारी और कितनी नौकरियां आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। केवल आज IT सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को
22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए सरकार है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत की। सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा को बेहतर वातावरण हमारी सरकार ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास के साथ हमने काम किया है, सभी का विकास किया है, लेकिन किसी का तुष्टीकरण नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण हमारी सरकार ने दिया, इस सुरक्षा का ये माहौल प्रदेश में निवेश और रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाया। प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन माहौल देने का कार्य न केवल निवेश की दृष्टि से बल्कि प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक को सुरक्षा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र को अपना ध्येय वाक्य मानते हुए प्रदेश सरकार ने कार्य किया और आज उसका परिणाम है कि विकास की योजनाओं का लाभ सबको, विकास सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और अकाली दल ने शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के यहां ईडी की रेड के दौरान मिले करोड़ों रुपयों को लेकर हमला बोला है। अकाली दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम चन्नी और हन्नी की तस्वीर और वीडियो जारी किए। इस दौरान अकाली ने कहा सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र हन्नी के यहां 55 करोड़ की मनी ट्रेल का पता चला। सीएम चन्नी और कांग्रेस को बताना चाहिए कि आखिर ये पैसा कहां से आया। लाखों की रोलेक्स की घड़ियां और करोड़ों की प्रॉपर्टी कहां से आई है। हनी का क्या काम धंधा है। अकाली दल ने कहा कि आज चन्नी के भ्रष्टाचार के एक्सपोज का पार्ट 1 है, बाकी 2-3 पार्ट आगे आएंगे। अकाली दल के नेता विक्रम मजाठिया ने गणतंत्र दिवस की तस्वीरों में चन्नी और कांग्रेस के सीनियर नेताओं मंत्रियों के साथ भूपेंद्र हन्नी के मंच पर साथ होने की तस्वीरें सार्वजनिक की। अकाली दल का दावा है कि चन्नी, हनी और मनी का कॉम्बिनेशन है। चन्नी से उनके राज में सब काम हनी के जरिए होते थे। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने कांग्रेस नेता और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को दूरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं चन्नी साहब की चुनाव से लड़ने की चुनौती को स्वीकार करता हूं। आपके सीएम फेज मान ने कहा कि चमकौर साहिब रिजर्व सीट है, मैं वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन चन्नी धुरी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि सीएम धुरी सीट से चुनाव लड़ें। गौरतलब है कि चन्नी पंजाब की चमकौर साहिब सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं आप नेता मान धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मान फिलहाल पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से सांसद हैं। 18 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने मान को एक सर्वे के आधार पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया था। धुरी विधानसभा बलवीर सिंह खंगूरा फिलहाल यहां से विधायक हैं। ये सीट साल 2012 से ही कांग्रेस के खाते में है। उस समय कांग्रेस के टिकट पर अरविंद खन्ना ने चुनाव जीता था। खबरों में बढ़ते आगे, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव के पहले नया नारा दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा नेता ने कहा कि हम बिना किसी के साथ गठबंधन के पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि इस बार हमारा चुनावी नारा होगा हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मायावती ने कहा कि आज मैं यूपी चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए 55 सीटों में से 51 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर रही हूं। मुझे उम्मीद है कि पार्टी कार्यकर्ता
कड़ी मेहनत करेंगे और 2007 की तरह बसपा सरकार बनाएंगे। मायावती ने कहा कि ये चुनाव कोरोना के समय में हो रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए अपने उम्मीदवारों को जिताएं, तभी हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बीएसपी के कार्यकर्ता सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को वर्चुअली जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक को लॉन्च किया है। यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपनी तरह का पहला सूचकांक है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और जम्मू कश्मीर प्रबंधन, लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हिस्सा लिया। इस सूचकांक को जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, परिसीमन की शुरुआत हो गई है और जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। मैंने लोकसभा में आश्वासन दिया है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए, लोगों को सरकारी योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। गौरतलब है कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जम्मू कश्मीर को इसे हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। देखिए, एक तरफ तो पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के आला अधिकारियों को जगह जगह अलाव जलाने और ठंड से बचने के लिए कंबल बांटने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सूबे के अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों को एक किनारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी एक तस्वीर लखीमपुर खीरी से सामने आई है, आपके सामने है। लखीमपुर के शारदा नगर में एक बुजुर्ग मां गरीबी के चलते अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए दर-दर भटकती रही। जमुनिया की रहने वाली कल्लू देवी का परिवार लंबे समय से गरीबी का दंश झेल रहा है। कल्लू देवी का 40 साल का इकलौता बेटा राजू अचानक बीमार पड़ गया, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। कल्लू देवी का कहना है कि बेटे की मौत ठंड लगने से हुई है। बूढ़ी मां के पास बेटे के अंतिम संस्कार और कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। शमशान घाट के कर्मचारियों ने गरीब बुजुर्ग की मदद की और कफन और अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी निःशुल्क मुहैया कराई और ठंड से बेहाल उस मां को एक कंबल भी दिया। हमारा नाव कर लो। ठंडी पकड़ ली थी भैया मेरे का गिर पड़ा सड़क पर, तब का उठा घर पर ऊपर फैला सर्दी पकड़ ली थी, तो डॉक्टर की हाल आए ना। डॉक्टर तो दुखे अपने वाले में दवाई खूब के नहीं रोगी पाई, खत्म हुआ का खत्म हो गया अपने वाले में, तो खूब दुखे बोतल लगाई। अकेले नहीं, वो देखो है मेरे पड़ोसी ने भाई भौजाई लगते। शारदा नगर जमुना से आए थे, जमुना गांव से और यहाँ पे आए थे, कुछ नहीं था। ये बॉडी यहाँ पे रख गए थे, गाड़ी वाले आके यहाँ पे लिटा दिया। हम लोग आए, वहाँ बैठे थे, पूछा ये कैसे है, तो कहा कोई नहीं है। तब तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार हो गए। तो यहीं पे हम लोग लकड़ी लगाई, चिता लगवा दी, लकड़ी उठवा के यहीं की लेके, बस यही ऐसे हुआ, आप लोग को फोन किया। और वहीं देश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार अपना असर दिखा रही है। आज एक बार फिर देश में कोरोना के करीब 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन के भी मामलों की संख्या देश में 10,000 को पार कर चुकी है। महानगरों की बात करें तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार जरा घटती दिखाई दे रही है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। मुंबई में भी कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 10,756 नए मामले सामने आए तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक दिन में कोरोना केस की संख्या 5,008 रही। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो घटकर 18.04% हो गई है। तो मुंबई में भी लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली। दोनों महानगरों में कोरोना से मौत के आंकड़े की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 38 मरीजों की मौत हुई, तो मुंबई में यह आंकड़ा 12 का रहा। गुरुवार को दिल्ली में 12,306 नए कोरोना के केस सामने आए थे, जबकि 43 लोगों की मौत हुई थी। मुंबई में गुरुवार को 5,708 नए कोरोना के केस मिले थे और 12 लोगों की मौत हुई थी।
लगातार अब कोरोना के मामले कम होते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर जरूरत है कि एहतियात जो हम बरत रहे हैं उसको यूं ही बरकरार रखें, क्योंकि जहां एक तरफ वीकली लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कई शहरों में नाइट कर्फ्यूज लगाए जा रहे हैं, उसी के दम पर कह सकते हैं कि जो हम बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि अब कोरोना संक्रमण के मामले घटने लगे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले अभी भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। और क्वाड के बीच लगातार घनिष्ठता बढ़ रही है। चारों देश सभी खतरों से निपटने के लिए एक साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस साल टोक्यो आने के लिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वहीं क्वाड सम्मेलन कब होगा, इसे लेकर भी जानकारी सामने आई है। क्वाड सम्मेलन का आयोजन कई महीनों में किया जा सकता है, जिसके एजेंडे में स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र, कोविड-19 प्रतिक्रिया, जलवायु, स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढांचा होगा। इससे पहले क्वाड सम्मेलन का आयोजन बीते साल अमेरिका के वॉशिंगटन में 24 सितंबर को हुआ था। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि क्वाड सम्मेलन का आयोजन मई में ऑस्ट्रेलिया के आम चुनावों के बाद ही होगा। सभी के लिए सुविधाजनक तारीख को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही जापान औपचारिक आमंत्रण भेजेगा। क्वाड विदेश मंत्रियों की एक बैठक में भी शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करने की संभावना है। क्वाड देशों की बैठक को लेकर यह जानकारी अब ऐसे समय पर सामने आई जब अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन मामलों के कारण एक बार फिर शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने लगी है। इसके अलावा चीन भी ताइवान पर अपनी नजरें लगातार बनाए बैठा है। तो फिर बता दें कि क्वाड के बीच लगातार जो घनिष्ठता थी वो बढ़ रही है और चारों देश सभी खतरों को निपटने के लिए एक साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस साल टोक्यो आने के लिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि क्वाड सम्मेलन कब होगा, इसे लेकर भी अभी तक कोई जानकारी विशेष रूप से सामने जो आई है वो ये कि क्वाड सम्मेलन का आयोजन मई महीने में किया जा सकता है, जिसके एजेंडे में स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र, कोविड-19 प्रतिक्रिया, जलवायु, स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढांचा हो सकता है। बढ़ते आगे, जो बाइडेन पिछले साल 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और इसी के साथ वो व्हाइट हाउस पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए थे। भले ही उनके कार्यकाल का भी सिर्फ एक ही साल बीता है, लेकिन लगता है कि उनकी उम्र एक साल से ज्यादा बढ़ गई है। ये पूरा साल उनके लिए काफी उथल पुथल वाला रहा। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि वो दबंग डोनाल्ड ट्रंप के बाद सत्ता में कदम रख रहे थे और उन्हें पूर्व राष्ट्रपति कई विवादित फैसलों को पलटना और एजेंडा रीसेट करना था, जो वाकई में काफी मुश्किल काम होता है। इसके अलावा उन्हें कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों से जूझना पड़ा, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इन्फेक्शन के मामलों ने नए रिकॉर्ड बना दिए। ऐसे में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बरकरार रखना वाकई बेहद मुश्किल होता है। हालांकि बाइडेन की उदार नीति पर अब भी कोई संदेह नहीं है। ऐसा ही उनकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के मामले में भी है। उनके फोकस में क्लासिक डेमोक्रेटिक एजेंडे, महामारी से पीड़ित मध्यम वर्ग, विशेषकर अश्वेत वर्ग के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाना और इन सब से ऊपर 4 साल तक कदम पीछे खींचने के बाद अमेरिका को ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के नेतृत्व में वापस लाना है। वो लगातार सही कदम भी उठा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।